हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम वर्ब के अंतर्गत मॉडल एक्जुलरीज यानी मॉडल के वर्ब्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको शुड, शैल, शुड और कैन, कुड का यूज पढ़ाया गया। ठीक है, आज हम उसके मॉडल एक्जुलरीज में देखेंगे विल का प्रयोग। किसका प्रयोग? विल और वुड का प्रयोग। ठीक है, आप जानते हैं कि विल का पास्ट होता है वुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। ठीक है, तो विल का पास्ट जब वुड होता है तो किस तरह हमें विल का प्रयोग करना है और किस तरह हमें वुड का प्रयोग करना है। नंबर 1 पहले है यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, विल का प्रयोग। तो सिंपल फ्यूचर के सिंपल टेंस आपको बताया गया कि फ्यूचर टेंस के वाक्य में जब भी पढ़ाया जाता है शैल विल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताया गया था कि फ्यूचर टेंस के वाक्यों में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। सिंपल में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ता के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ विल के प्रयोग में पहला नियम बताया गया कि सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में, सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर, क्योंकि आई और वी के साथ क्या प्रयोग होता है? शैल का। और बाकी सभी के साथ क्या प्रयोग होता है? विल का। ठीक है, तो आई वी को छोड़कर, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों में आई और वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम विल डू दिस वर्क, राम यह कार्य करेगा। वाक्य हमारा है कि राम यह कार्य करेगा, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। यहाँ पर आई वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ किसका प्रयोग करना है? विल का। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट आई वी तो है नहीं, राम है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है विल का। तो दूसरा वाक्य है यू विल सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाओगे। तुम एक गीत गाओगे। अब यहाँ करता है यू विल सिंग ए सॉन्ग, सिंपल फ्यूचर है, इसलिए आई वी को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल का प्रयोग। दे विल प्ले मैच, वे मैच खेलेंगे, तो यहाँ विल का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये नंबर 1 पॉइंट था। नंबर दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा रूल क्या है? दूसरे रूल में देखिए, कहता है कि यदि वाक्य में ठीक है, वचन या रजामंदी, जिसको हम कहते हैं PROMISE, प्रॉमिस या विलिंगनेस, प्रॉमिस या विलिंगनेस का भाव प्रकट हो तो, ठीक है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते। ठीक है, दूसरा रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिए। कहता है यदि वाक्य में वचन या रजामंदी, एग्रीमेंट, वचन या एग्रीमेंट, रजामंदी यानी विल, तेरा विलिंगनेस, प्रॉमिस या विलिंगनेस का भाव प्रकट हो, तो वहाँ दो सब्जेक्ट के साथ, कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यानी आई और वी, जो सिंपल फ्यूचर में आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ आई वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। बाकी सभी के साथ शैल का। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे है आई विल गिव यू
माई बुक, मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। ये वचन की तरह भाव प्रकट हो रहा। कहता है वी विल ट्राई, वी विल ट्राई, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, टू हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है आई विल, कहता आई विल पे योर मनी, आई विल पे योर मनी, आई विल पे योर मनी इन टाइम, इन टाइम मतलब मैं समय पर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि यदि वाक्य में वचन या रजामंदी का भाव प्रकट हो तो वहाँ आई और वी के साथ, केवल दो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का, बाकी सभी के साथ शैल। ठीक, चलिए तीसरा रूल देखते हैं। थर्ड नंबर तीसरा रूल क्या है। तीसरे रूल में देखिए कहता है कि यदि वाक्य में दृढ़ निश्चय या धमकी, दृढ़ निश्चय या धमकी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन और थ्रेट, THREAT, थ्रेट। ठीक है, डिटर्मिनेशन या थ्रेट। यदि वाक्य में दृढ़ निश्चय या धमकी, डिटर्मिनेशन यानी थ्रेट का भाव प्रकट हो तो ठीक उसी तरह का भाव प्रकट हो तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह आप याद रखिए जैसे इसके पहले दूसरे रूल में आपको बताया गया। तो यहाँ भी कहता है यदि वाक्य में दृढ़ निश्चय या धमकी यानी डिटर्मिनेशन और थ्रेट का भाव प्रकट हो तो आई और वी, दो ही सब्जेक्ट आई और वी पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कि आई विल टीच हिम ए लेसन, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब देखिए ये धमकी है, तो इस तरह का भाव जब प्रकट होगा तो आई और वी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल का। तो आई विल टीच हिम अ लेसन, ठीक, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं उसे पाठ पढ़ाऊंगा। ठीक, दूसरा है I will find out truth, I will find out the truth, I will find out the truth at all costs, कहता है आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कास्ट, मतलब मैं हर तरह से सच्चाई का पता लगाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से जब वाक्य में थ्रेट हो, दृढ़ निश्चय हो, तो वहाँ भी आई वी के साथ क्या लगाएंगे, विल का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, इसको नोट करते रहें। अब आगे जो है, आगे क्या कहता है, ये तो हो गया। अब लिखेंगे यूज ऑफ वुड का प्रयोग, यूज ऑफ वुड यानी वुड का प्रयोग। ठीक, तो आप इसका लिखिए कि
विल का पास्ट वुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, यानी विल का पास्ट क्या होता है, वुड। ठीक, नंबर 1 है फ्यूचर इन द पास्ट। ठीक, जैसे है ही promised that he would not go there, he would not go there। ठीक, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया I told him that I would help him। तो यहाँ देखिए कहता है कि फ्यूचर इन द पास्ट, यानी भविष्य में कोई बात बीत गई है, माने बीतने वाली है, तो वहाँ फ्यूचर टेंस में विल का पास्ट हम क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। और ये चीज़ें अक्सर आप नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ चुके हैं कि विल का पास्ट टेंस बदला जाता है वुड में। तो जैसे यहाँ देखिए वाक्य दिया ही प्रॉमिस्ड दैट, अब देखिए उसने वादा किया, तो बात बीत गई है, पास्ट का है, तो ही प्रॉमिस्ड दैट ही विल की जगह विल का पास्ट हम क्या लिख देंगे, वुड। तो ही वुड नॉट गो देयर। ठीक है, दूसरा इसी तरह है आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट हेल्प यू। ठीक, ये हो गया बी नंबर। कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो और कर्ता चाहे कोई भी हो, और कर्ता चाहे कोई भी हो। नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, पास्ट टेंस में हो, और कर्ता चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, कर्ता चाहे कोई भी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में, कहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करते। ठीक, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं, सेम उसी तरह है। कहता है रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो और कर्ता चाहे कुछ भी हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में विल के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस, यानी वुड का। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक, नंबर ए कहता है, नंबर ए ये कह रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक, यानी नम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी नम्र निवेदन। ठीक, कहाँ पर, इन द प्रेजेंट। तो इस तरह से कि वर्तमान में यदि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया, नम्र निवेदन किया गया वर्तमान में, तो वहाँ हम विल का पास्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वुड। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कहता वुड यू प्लीज हेल्प मी,
वुड यू प्लीज हेल्प मी। ठीक, कहता वुड यू प्लीज हेल्प मी, यानी क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, यानी नम्र निवेदन है। तो यदि पोलाइट रिक्वेस्ट है और नम्र निवेदन यानी किया जा रहा है, तो वहाँ विल की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, वुड का। ठीक है, या और एग्जाम्पल देखते हैं। कहता वुड यू काइंडली गिव मी द जॉब, वुड यू काइंडली गिव मी द जॉब, मतलब कि आप हमें नौकरी देंगे या मुझे नौकरी देंगे। तो इस तरह से इसका यूज करना है। ठीक, नोट करते रहे। चलिए नंबर सी देखते हैं। नंबर सी में क्या कहता है, कहता है भूतकाल में बार बार होने वाले, ध्यान दें, भूतकाल में बार बार होने वाले क्रियाकलाप, होने वाले एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, भूतकाल में बार बार होने वाले क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज एवं घटनाओं, ठीक है, एवं घटनाओं के लिए विल का पास्ट फॉर्म वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, मतलब भूतकाल में हो और वो घटना बार बार हो रही हो, ठीक है, कंटिन्यू बार बार हो रही हो, तो वहाँ पर हम विल का पास्ट क्या प्रयोग करेंगे, वुड का। जैसे एग्जाम्पल है द बेगर वुड कम, ध्यान दें, द बेगर वुड कम ईच डे, द बेगर वुड कम ईच डे। ठीक, द बेगर वुड कम ईच डे फॉर ए प्राइस। ठीक, फॉर ए प्राइस। एवरी संडे आई वुड रिमेन माई, कहता है एवरी संडे आई वुड remain at my home। तो इस तरह से देखिए, कहता है कि यानी पास्ट टेंस में भूतकाल में बार बार होने वाले क्रियाकलाप, बार बार होने वाले एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, ठीक है, या घटनाओं के लिए हम विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेगर वुड कम बैक ईच डे फॉर इट प्राइस, एवरी संडे आई वुड रिमेन एट होम, मतलब प्रत्येक रविवार को मैं घर पर ही रहूँगा। तो इस तरह से आप इसको लर्न करते रहिए। बाकी के वीडियोज़ नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।